दोस्तों, आपने किस्मत, भाग्य, मुकद्दर पर बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, पर हमारी आज की ये कहानी सभी कहानियों से कुछ अलग है। पुराने जमाने में महेंद्रगढ़ का राजा महेंद्र सिंह हुआ करता था। वह बहुत अकड़ू, घमंडी और बददिमाग था। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अपनी खिलाफत करने वाले को कड़े से कड़ा दंड देता था और कुछ कुछ सनकी भी था। तो एक दिन उसे यह सनक समाई कि जरा अपने परिवार के लोगों से भी तो यह जानना जाए कि सब लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी तिलोत्तमा और 7 अल्पवयस्क बेटियां थीं। सबसे पहले राजा अपनी पत्नी तिलोत्तमा के पास गया और पूछा, प्रियेश्वरी, हम बरसों से साथ रह रहे हैं। तुमने जब जो चाहा मैंने दिया। जरा बताओ तो, तुम्हें यह सारा सुख ऐश्वर्य किसके भाग्य से उपलब्ध है? तिलोत्तमा अपने पति की गोद में लेट गई और बोली, आपके भाग्य से। आप न होते तो क्या मैं यह सब भोग पाती? मेरे तो भाग्य भी आप हो और भगवान भी। राजा महेंद्र सिंह ने रानी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम सही कह रही हो। तुम दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत हो। इसके बाद राजा ने अपनी बेटियों को बारी बारी से बुलवाया और यही सवाल किया। बड़ी 6 राजकुमारियों ने तो बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जैसा महेंद्र सिंह चाहता था। लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी फूल कुमारी ने कहा, पिताजी, सबका भाग्य रचने वाला भगवान है। उसी ने मेरे भाग्य में यह सुख लिखा है और उसी के लिखे से मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और मुझे मेरे भाग्य से यह सारा सुख उपलब्ध है। फूल कुमारी के इस जवाब से सनकी राजा एकदम सनक गया। फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बड़े प्यार से बोला, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, लगता है तू मेरी बात ठीक से समझी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरे घर, मेरे राजमहल में तू जो रोटी खाती है, किसके भाग्य से खाती है? कौन खिलाता है तुझे रोटी और पकवान? मेरा भाग्य खिलाता है पिताजी, जिसने मुझे आपकी पुत्री के रूप में जन्म दिया। इस दुनिया में सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। मैं भी अपने भाग्य की रोटी खाती हूं। अब तो राजा महेंद्र सिंह का धैर्य जवाब दे गया। वह भड़क उठा और कड़क कर बोला, क्या कहा? यह सारा सुख जो मैं तुझे दे रहा हूं, तुझे तेरे अपने भाग्य से उपलब्ध है? मूर्ख, तू मेरी अनुकंपा को अपना भाग्य बताती है। निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहता। फूल कुमारी पिता के पैर पकड़कर रोने लगी। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पुत्री हूं, आप मेरे जन्मदाता हैं। इस दुनिया में मैं तो किसी और को जानती भी नहीं। आप मुझे दुत्कार देंगे तो कहां जाऊंगी? इतने कठोर मत बनिए। पिताजी, मुझे मेरे घर से मत निकालिए। खामोश बिगड़े लड़की, राजा महेंद्र सिंह दहाड़ा। इस घर को अपना घर मत कह, यह मेरा घर है। और उसने लात मारकर फूल कुमारी को घर परे धकेल दिया और दासियों को आवाज दी और उनके आने पर आदेश दिया। फूल कुमारी के शरीर से राजसी वस्त्र और आभूषण उतारकर उसे किसी दासी की गंदी और फटी चिथड़ी मैली सी पोशाक पहना दो। दासियों ने ऐसा ही किया और फूल कुमारी को एक भिखारिन सी बनाकर सामने ले आए। राजा के आदेश पर फूल कुमारी के खूबसूरत चेहरे पर कालिक भी पोत दी गई। फिर राजा महेंद्र सिंह ने फूल कुमारी से पूछा, अब भी सोच ले,
और हमें सही सही जवाब दे दे कि किसके भाग्य से तू यह राजसी सुख भोग रही है, किसके भाग्य से तू माल पकवान और रोटी खाती है। आपको खुश करने के लिए मैं झूठ बोल भी दूं पिताजी कि मुझे जो कुछ भी मिला है आपके भाग्य से मिला है, आपसे मिला है, लेकिन मेरे झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। फूल कुमारी की इस निर्भीकता ने महेंद्र सिंह को आग बबूला कर दिया और उसने दहाड़ कर बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों को आवाज दी। तुरंत ही कई सैनिक दौड़े आए और राजा को अभिवादन कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो महेंद्र सिंह ने कहा, राजकुमारी फूल कुमारी को जल्दी से जल्दी किसी तेज रफ्तार रथ द्वारा हमारे राज्य से मीलों दूर किसी दूसरे राज्य के जंगल में छोड़ा, जहां से यह कभी चाह कर भी वापस न लौट सके। बहुत घमंड है इसे अपने भाग्य पर, तो आज यह दूर राज्यों के जंगल में भटक कर भूखी मरेगी। फूल कुमारी रोती रही, मगर राजा महेंद्र सिंह नहीं पसीजा। राजा का आज्ञा टालने की हिम्मत किसी सैनिक में भी नहीं थी। सैनिक फूल कुमारी को घसीटते हुए ले गए और उसे बहुत दूर किसी राज्य की सीमा से सटे जंगल में छोड़कर वापस लौट आए। अपनी सनक में ऐंठे सनकी राजा महेंद्र सिंह का जीवन फिर से पहले की तरह चलने लगा, लेकिन उधर राजकुमारी फूल कुमारी के साथ क्या बीती। फूल कुमारी भूखी प्यासी भटकती भटकती एक ऐसे विशाल मार्ग पर पहुंच गई जहां एक बेहद विशाल और शक्तिशाली राज्य विजयगढ़ का नगर था। उस नगर का सेठ धर्म सिंह विदेशों में व्यापार करके अपने दल बल काफिलों के साथ 5 वर्ष बाद वापस विजयगढ़ लौट रहा था। धर्म सिंह बहुत प्रसन्न था कि आज 5 वर्ष बाद वह अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री से मिलेगा। अचानक धर्म सिंह के विशाल रथ के आगे आकर फूल कुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्म सिंह के सेवक उसे उठाकर धर्म सिंह के पास लाए तो उसके गंदे चेहरे के बावजूद उसके नाक नक्श देखकर उछल पड़ा और बोला, यह तो बिल्कुल मेरी पुत्री फूल कुमारी जैसी लग रही है, लेकिन यह क्यों भटक रही है और ऐसे भिखारिन के लिबास में कैसे है। धर्म सिंह फूल कुमारी को अपने साथ लेकर विजयगढ़ में अपनी शानदार कोठी में पहुंचा तो उसकी पत्नी सावित्री उसके साथ एक युवा भिखारिन को देखकर चौंक पड़ी। आप किस भिखारिन को ले आए? भिखारिन? मुझे तो ये अपनी बेटी फूल कुमारी जैसी लग रही है। बेशक उसे देखे मुझे 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वही नाक नक्श है, बिल्कुल वैसी ही लग रही है यह कन्या। धर्म सिंह बोला, मगर हमारी बेटी फूल कुमारी तो 5 वर्ष पहले आपके व्यापार के लिए विजयगढ़ के प्रस्थान करने के 5 दिन बाद ही एक जहरीले सांप के काटने से मर गई थी। सावित्री ने कहा, अपनी पुत्री की अकाल मृत्यु के समाचार से सेठ धर्म सिंह दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन यह भी जबरदस्त संयोग और विधि का चमत्कार ही था कि उसकी पुत्री का नाम भी फूल कुमारी था और कुछ शकल भी राजकुमारी फूल कुमारी जैसी थी। सेठ धर्म सिंह की दासियां राजकुमारी फूल कुमारी को होश में लाईं और सेठ व सेठानी के कहने पर उसे नहला धुला अच्छे वस्त्र पहनाकर धर्म सिंह और सावित्री के सामने लाई तो दोनों हक्के बक्के रह गए। तुम कौन हो बेटी? तुम तो बिल्कुल हमारी बेटी फूल कुमारी जैसी लग रही थी, धर्म सिंह ने पूछा। और जब फूल कुमारी ने अपनी सारी आपबीती बताई तो सेठानी सावित्री सेठ धर्म सिंह से बोली, सुनो जी, इसका नाम भी फूल कुमारी है और बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी पुत्री जैसी लग रही है। क्यों ना इसे हम अपनी बेटी बना लें।
मैं भी यही सोच रहा हूँ, धर्म सिंह ने कहा। और उसके बाद फूल कुमारी सेठ धर्म सिंह के घर उनकी बेटी बनकर रहने लगी। कई वर्ष बीत गए। फूल कुमारी बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत युवती बन गई। उन्हीं दिनों विजयगढ़ के वृद्ध और बीमार राजा विजय सिंह का निधन हो गया और राज्य का सिंहासन युवा और कुंवारे युवराज विराट विक्रम ने संभाला। विराट विक्रम बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के सभी राज्यों को आक्रमण करके जीत लिया और उन राज्यों के राजाओं और उनके परिवारों को कारागार में डाल दिया। फिर एक दिन विजयगढ़ की जनता को अपने दर्शन देने के लिए राजा विराट विक्रम ने विजयगढ़ की सड़कों पर अपनी रथ यात्रा निकाली, जिससे सभी राज्यवासी उसके दर्शन कर सके। जब विराट विक्रम की सवारी सेठ धर्म सिंह की कोठी के सामने से निकली, उस समय फूल कुमारी घर की छत से सड़क पर झांकते हुए अपने लंबे और खूबसूरत बालों को संवार रही थी। अचानक ही विराट विक्रम की दृष्टि ऊपर उठी तो उसने फूल कुमारी को देखा और देखकर उसके अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने अपने महामंत्री को फूल कुमारी से विवाह के लिए सेठ धर्म सिंह के यहाँ भेजा। सेठ धर्म सिंह और सावित्री के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी कि स्वयं राजा विराट विक्रम उनकी बेटी से विवाह करना चाहते थे। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से फूल कुमारी और विराट विक्रम का विवाह हुआ और एक वर्ष बाद फूल कुमारी एक बहुत सुंदर गुड्डे जैसे बेटे की मां बन गई। तब विराट विक्रम ने फूल कुमारी से कहा, रानी जी, हम चाहते हैं कि आप सभी दास दासियों और कारागार में बंद कैदियों को राजकुमार के जन्म की मिठाई अपने हाथ से बांटें और पुत्र के सुखद भविष्य के लिए सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब फूल कुमारी मिठाई बांटने के लिए कारागार में गई तो वहां अपने माता पिता और बहनों को देख हतप्रभ रह गई। राजा महेंद्र सिंह, रानी तिलोत्तमा और फूल कुमारी की बहनों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वह सबको पहचान गई। किंतु उसने अपने परिवार के सामने यह नहीं कहा कि वह वही फूल कुमारी है जिसे पिता ने दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उसने अपने पति विराट विक्रम के निकट पहुंच फूल कुमारी ने उससे कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूं कि पुत्र जन्म की खुशी में आप सभी कैदियों को कारागार से आजाद कर दें। तुम्हारी इच्छा हमारे लिए आज्ञा है प्रिय। राजा विराट विक्रम ने कहा, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। फूल कुमारी ने कहा, निसंकोच कहो रानी, विराट विक्रम बोला। आपके कारागार में कैद महेंद्रगढ़ के महाराज महेंद्र सिंह और रानी तिलोत्तमा मेरे वास्तविक माता पिता हैं। आप उन्हें व मेरी बहनों को आजाद करने के साथ साथ मेरे पिता को उनका राज्य लौटा दें। फूल कुमारी ने कहा और बताया कि किस तरह उसके पिता ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था और फिर भाग्य ने उसे माता पिता के रूप में सेठ धर्म सिंह और सावित्री देवी को दिए और सेठ और सेठानी ने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सब कुछ जानकर राजा विराट विक्रम ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रानी। राजा महेंद्र सिंह ने तुम्हारे साथ जो किया उस पर हमें उनके लिए दया करना उचित तो नहीं लगता, लेकिन हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए सभी कैदियों के साथ उन्हें भी आजाद कर देते हैं और उनका जीता हुआ राज्य भी उन्हें लौटा देते हैं। राजा विराट विक्रम फूल कुमारी से इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि वह अपनी पत्नी का अनुरोध ठुकरा नहीं सका और महेंद्र सिंह व उनके परिवार को आजाद करके महेंद्रगढ़ का राज्य भी उन्हें लौटा दिया। अपने परिवार को वापस महेंद्रगढ़ जाने के लिए विदा करते हुए फूल कुमारी ने अपने पिता से
मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपकी ठुकराई हुई बेटी फूल कुमारी हूँ। और देखिए, मेरे भाग्य ने आज भी मुझे सारे सुख प्रदान कर रखे हैं। आप भी बेशक मेरी वजह से ही फिर से अपना पुराना सुख भोगने जा रहे हैं, पर जरा बताइए तो इसके पीछे किसका भाग्य है? मेरा भाग्य? नहीं नहीं, तेरा भाग्य। महेंद्र सिंह हड़बड़ा कर बोला। फूल कुमारी हंसी। पिताजी, ईश्वर हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग लिखता है। सबके भाग्य का बंटवारा वही करता है। आपने मेरे पति की कैद में अब तक जो कुछ होगा वह आपका भाग्य था, और आपने जब मुझे अपने राजमहल से दुत्कार कर निकाल दिया वो मेरा भाग्य था। इस संसार में कोई किसी के भाग्य की रोटी नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। रानी तिलोत्तमा और फूल कुमारी की सभी बहनें बरसों बाद फूल कुमारी को अपने सामने पाकर उससे लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगी। महेंद्र सिंह भी सिर झुकाए आंसू बहा रहा था, किंतु अपनी सबसे छोटी बेटी के प्रति किए गए अपराध की शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इस दुनिया में हर कोई अपने भाग्य की रोटी खाता है, और भाग्य प्रबल हो तो एक भिखारिन भी रानी बन सकती है, और भाग्य यदि ठोकर मारे तो एक राजा भी गुलाम या कैदी बन सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।